अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो रेंटल इनकम है आपकी, उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं टैक्स के अंदर, तो उस हवाले से आपको गाइड किया जाए। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट है और किस एंगल से हम लोग उस इनकम को ट्रीट करते हैं और कौन सी डिडक्शन अलाउड है जो कि हम लोग अपनी इनकम से लेस करके अपने टैक्स की अमाउंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें जितनी जो भी आपने रेंट रिसीव किया है या आपका रेंट रिसीवेबल है वो अप्रूवल बेसिस पे आपने लेना है। फॉर एग्जांपल अगर जून का रेंट आपको जुलाई में मिल रहा है तो मगर आपकी वो जून की इनकम कंसीडर होगी और वो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। और रेंट भी दो तरह का होता है, एक एक्चुअल रेंट होता है और एक फेयर मार्केट रेंट होता है। जो फेयर मार्केट रेंट है उसकी उसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल रेंट फॉर एग्जांपल आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया हुआ है तो उससे 50,000 आप किराया ले रहे हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम है। और वही घर अगर आप अपनी किसी सिस्टर को या किसी रिलेटिव को या भाई को देते हैं तो आप उससे 25,000 रुपया पर मंथ रेंट लेते हैं। मगर टैक्स की नज़र में उसका एक्चुअल रेंट क्या है, मार्केट रेंट क्या है, 50,000। तो आपकी इनकम जो है पर मंथ वो 50,000 ही कंसिडर होगी, ना कि 25,000। तो इस केस में ये होगा कि आप अपनी रेंटल इनकम जो है वो 50,000 कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर 50,000 टैक्स पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी सैलरी, अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और वो कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रही है या आपको कंपनी ने कह दिया कि आप एक घर ले लें, हम रेंट आपको उसका देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 3 लाख और आपको रेंट मिल रहा है 1 लाख रुपया कंपनी की तरफ से, तो टैक्स कहता है कि फेयर मार्केट रेंट जो उस प्रॉपर्टी का है या 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है, दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट होगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में कंसीडर की जाएगी। तो इसी तरह अगर आपका रेंट 1 लाख रुपया बन रहा है मगर फेयर रेंट की वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रुपया है, तो वो 1.5 लाख ही कंसीडर होगा आपका टैक्सेबल इनकम के अंदर, ना कि 1 लाख। इसी तरह आ जाता है कि आप रेंटल इनकम में और क्या कंसीडर करते हैं हेड को, वो है फॉरफिटेड डिपॉजिट्स। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या है? बयाना, जो कि आपकी लैंड की बिल्डिंग की सेल परचेज के टाइम आप किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वो आपकी रेंटल इनकम कंसीडर होती है और वो प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ही जाएगी एज ए इनकम और वो टैक्सेबल होगी। और इन केस अगर आप अपने किसी टेनेंट से एडवांस या सिक्योरिटी की मद में पैसे लेते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? उसकी ट्रीटमेंट हमारा लॉ कहता है, कंपनीज ऑर्डिनेंस कहता है कि, सॉरी कंपनीज ऑर्डिनेंस कह रहा हूँ, हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने उसका 10% हर हर ईयर चार्ज करते रहना है जब तक के टेनेंट वहाँ आपके यहाँ स्टे कर रहा है, आपका घर आपका किराए पे लिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपको 8 लाख रुपया दे देता है कि जनाब ये आपका एडवांस सिक्योरिटी आपको मैंने दे दिया, तो आपने क्या करना है, 8 लाख का 10% कितना होगा? 80,000। आपने हर साल 80,000 अपनी रेंटल इनकम के अंदर वो कंसीडर करना ही करना है और वो टैक्सेबल है और वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा ही। साइनिंग अमाउंट ये आगे के भाई साइन करते हुए मैंने कहा कि भाई मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ इसकी मद में, जो मैं आपसे मकान किराए पे ले रहा हूँ या मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ, वो भी रेंटल इनकम का ही पार्ट है और उसके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल है और वो आप उसको अपनी इनकम ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि कौन सी इनकम जो प्रॉपर्टी से है कि वो आपका जो है ना इसका पार्ट नहीं है, आपकी रेंटल इनकम का पार्ट नहीं है। वो ऐसा रेंट है जो कि अगर एक बिल्डिंग आपने किराए पे दी है उसके अंदर प्लांट और मशीनरी भी लगा हुआ है, तो वो रेंटल इनकम कंसिडर नहीं होगी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगी, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में जाएगा। ये आप बात अपने जहन में क्लियर कर लें। कोई भी बिल्डिंग जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में जाएगा। इसी तरह कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हो यूटिलिटीज की मद में या अदर सर्विस चार्जेस जो कि बिल्डिंग और लैंड या बिल्डिंग से रेलेवेंट है,
तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में ही जाएगा। ये दो हेड हैं जो कि आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट, एडवांस या सिक्योरिटी जो भी आप लेते हैं अपने टेनेंट से, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो मैं ऑलरेडी आपको बताया भी है कि 10% जो भी एडवांस या सिक्योरिटी ली और 10% आपने हर साल अपनी इनकम के अंदर उसको लेना ही लेना है। उसमें फॉर एग्जांपल दी है कि एक बंदे का महीने का रेंट आप लेते हैं 80,000 का अपनी प्रॉपर्टी का, और उसने एडवांस जो कि एडजस्टेबल रेंट के केस में 8 लाख रुपया आपको दे दिया, तो उस केस में आपका एनुअल जो है इनकम फ्रॉम जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनेगी कि 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो वो आपकी 9,60,000 आपकी एनुअल रेंटल इनकम आ जाएगी। और प्लस इसमें क्या करेंगे, 8 लाख को डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो 10% जो है ना वो आपकी इनकम के अंदर कंसीडर होगा, वो है अमाउंट 80,000। इस तरह आपकी एक घर से जो एनुअल रेंटल इनकम बनती है या इनकम प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है 10,40,000, और यही आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में यूज होगी। और एक और केस के अगर इफ डिपॉजिट इज रिफंडेड इन द सेम टैक्स ईयर देन देयर विल बी नो ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांस। अगर आपने किसी को घर अपना किराए पे दिया है और उससे 8 लाख रुपया ले लिया एज एडवांस या सिक्योरिटी विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, और वो उस बंदा वो उसी साल में ही आपका वो घर खाली कर देता है, तो उस केस में ये ट्रीटमेंट नहीं होगी कि जो 8 लाख आपने लिया है उसका 10% आप अपनी इनकम में नहीं लेंगे, मतलब वो सेम ईयर में ही वो आपका घर वेकेट कर गया, वो खाली कर गया, तो वो आपकी रेंटल इनकम का नहीं पार्ट बनेगा। ये चीज आप क्लियर कर लें। उसके अलावा अगला हेड आ जाता है कि आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर में रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी ज़मीनें हैं, वो आप किसी फार्मर को या कोई भी बंदा आपसे आके एग्रीकल्चरिस्ट है वो आपसे इसको ले लेता है कि ठेके पे ले लेता है। आमतौर पे हम कहते हैं कि मैंने ज़मीन अपने ठेके पे दे दी है। वो जो ठेका आपको आता है, वो जो रेंट आता है एग्रीकल्चर लैंड से, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर वेयर हाउस, वो सारे का सारा एग्जम्प्ट है। वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट है, ये आप अपने ध्यान में रखें। क्योंकि बाद लोग इसी तरह करते हैं कि उनकी जो ज़मीनों से ठेका आता है या वो जो इनकी एग्रीकल्चर वेयर हाउसेज है या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो जगह यूज़ हो रही हैं, उससे जो भी इनकम आती है उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बना के उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, जो कि टैक्सेबल नहीं है। इस तरह से आपका जो वो टैक्स बच सकता है, इस तरह आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, रेंटल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है। ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि एग्रीकल्चर से रेलेवेंट कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड है, वो एग्जम्प्ट है, वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब आ जाते हैं इनकम। कंपनी कंपनी जो कोई भी कंपनी है वो रेंट पे कोई जगह देती है या लेती है किसी कंपनी से ही, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, उस केस में एक स्ट्रेट रेट 15% जो ग्रास अमाउंट ऑफ रेंटल का वो डिडक्ट होगा। इसके अलावा कोई और जो है टैक्सेस नहीं है, सिंपल 15% आपने उसमें से निकाल देना है। कंपनीज को इसके अलावा भी और भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि जब वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में कौन कौन सी डिडक्शन अलाउएबल हैं जिससे उनका टैक्स मिनिमम हो सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और वैलिड पॉइंट है। मोस्टली लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं जब वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो किसी भी कंपनी की या बिजनेस की कैलकुलेट करते हुए इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते और वो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देते हैं। ये बहुत ही वैलिड चीज़ें हैं जिसको किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के लिए जब किसी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है इन चीज़ों को, अपने इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखे। जिसमें फर्स्ट है रिपेयर अलाउंस। आपने वो प्रॉपर्टी रिपेयर की है, रिपेयर भी इस नेचर की हो कि बिल्डिंग आप फॉर एग्जांपल अपनी की आपकी बिल्डिंग है, उसकी एक्चुअल रिपेयर, दो टर्मिनोलॉजी टैक्स यूज कर रहा है, एक नॉर्मल रिपेयर एक एक्चुअल रिपेयर। एक्चुअल रिपेयर ये होगा कि आपका ऊपर वाला पोर्शन सारा खराब हो गया, आपने रेंट आउट नहीं अभी किया, आप उसकी रिपेयर कर रहे हो, वो है एक्चुअल रिपेयर, वो डिडक्शन में फॉल नहीं करेगी। रिपेयर अलाउंस वो है कि आपने इसको रेंट आउट कर दिया और उसके दौरान कुछ छोटी मोटी टूट फूट हुई है किसी मकान में या कमरे में, तो आपने वो रिपेयर करवा दिया, रिपेयर अलाउंस वो है। और आपने क्या करना है कि जो आपका रेंट चार्जेबल रेंट है, जो आप रेंट रिसीव कर रहे हो, उसका 1/5 जो है ना वो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी या रेंटल इनकम से या आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से लेस करना है
इससे आपका क्या होगा कि टैक्स लायबिलिटी कम कैलकुलेट होगी। इसी तरह अगर वो आपकी बिल्डिंग इंश्योर्ड है और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो भी डिडक्टेबल है, मतलब कि आपकी जितनी भी रेंटल इनकम आ रही है, आप जब आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसमें से वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने निकालना ही निकालना है, आपने लेस करना ही करना है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट और मार्कअप। आप एक बिल्डिंग बनाते हो बैंक से लोन लेके और उसके ऊपर आप मार्कअप पे कर रहे हो, प्लस मॉर्गेज चार्जेस जितने भी होते हैं वो प्रॉपर्टी को करवाने के लिए, वो आपने जब वो रेंट आउट कर देनी है प्रॉपर्टी तो उससे जो आपको इनकम आनी है तो आपने उसमें से ये इंटरेस्ट या मार्कअप जो बैंक को दे रहे हैं और या मॉर्गेज चार्जेस हैं वो सारे के सारे उसमें से लेस करने हैं। लेस करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, मतलब आप कम टैक्स पे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप टैक्स ज्यादा पे करेंगे। उसके बाद ऐसे आ जाता है लीगल चार्जेस। अगर आपने किसी को बिल्डिंग किराए पे दी थी, घर किराए पे दिया हुआ था किसी कंपनी ने, तो ये सारे पॉइंट्स मैं सिर्फ कंपनी के लिए बता रहा हूँ, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए है। अगर किसी कंपनी ने बिल्डिंग किराए पे दे दी, जिसको किराए पे दी थी उसने उस पे क्लेम कर दिया कि ये तो बिल्डिंग मेरी है। उस केस में जब आप कोर्ट में जाएंगे, जो भी आपके चार्जेस, जो भी आपको उस कोर्ट की फीस है, जो भी आपके खर्चे होंगे वो आपकी उस रेंटल इनकम से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डिडक्टेबल हैं। मतलब डिडक्टेबल है मतलब आपने लेस करने हैं, तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। अदर आ जाता है कि इन केस आप उस प्रॉपर्टी की, आपने किसी कंपनी ने अपनी बिल्डिंग जो है, 3-4 बिल्डिंग्स हैं और वो किराए पे दी हुई हैं, आपने एक बंदा रख लिया, रेंटल ऑफिसर रख लिया, ठीक है, जो आपकी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है। जो वो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसकी जो आप सैलरी दे रहे हो प्लस कलेक्शन चार्जेस हैं, वो बंदा जाता है वहां से पैसे इकट्ठे करता है, उस दौरान जितना भी उसका कन्वेंस अलाउंस है या जो भी चार्जेस उसके पड़ते हैं वो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी से कह रहा हूँ, सॉरी, वो आपने अपनी रेंटल इनकम से लेस करने ही करने हैं। मगर उसकी भी एक लिमिट है। उसमें हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि वो जो अमाउंट है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस की अमाउंट है, वो 4% से रेंटल ग्रॉस रेंट से ज्यादा ना हो, 4% से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो कलेक्शन और एडमिशन चार्जेस हैं वो है 4 लाख के, मगर आप क्या करते हो कि आपका जो रेंटल इनकम है तो वो जो अगर 4% निकाला जाए वो बनता है 3 लाख का, तो आपने 4 लाख के जो एक्चुअल खर्चे आए हैं वो लेस नहीं करने हैं आपने, बल्कि 3 लाख करना है जो कि 4% है आपकी रेंटल इनकम का। आपने 4% के हिसाब से वो कम करने हैं, वो ज्यादा नहीं हो सकते। 4% से कम जितने होंगे वो आप उसमें से अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से लेस करेंगे। उसके बाद आ जाती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐसी चीज है जो कि आपने अपनी रेंटल इनकम से लेस नहीं कर सकते, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि डेप्रिसिएशन को आपने इसमें से लेस नहीं करना, ये नॉन डिडक्टेबल आपके अलाउंसेस हैं और ये आपके एक्सपेंस होने ही हैं और ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं करेंगे। ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इस सारे टॉपिक की समझ आई होगी। और इन केस अगर आपको कुछ फर्दर चीज़ें पूछनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं, मैं आपको और भी डिटेल बता सकता हूँ। अगर आपको इसके साथ फर्दर एग्जांपल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं बताऊंगा इंडिविजुअल जो हैं, जितने भी लोग हैं जो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को किस किस एंगल से मिनिमाइज कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिए हुए हैं, रिबेट्स दी हुई हैं कि हम टैक्स लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और आखिर में प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होगी काफ़ी आपके लिए। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए, और आपकी रिटर्न बहुत अच्छी फाइल होगी। इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर। खुदा हाफिज।